चलिए आइए शुरू करते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है, अभी तक जो भी नए बच्चे आए हैं, बैग उतार के बैठ जा आराम से। अब हम बात कर रहे हैं क्या, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस का मतलब क्या होता है पता है? हैं? बेस बेस, ये बिल्डिंग खड़ी है, इसका कोई बेस होगा? इसको क्या कहते हैं? अबे बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? नींव। मजदूरी करता है लड़का, कौन सा बोला? देखो, अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेस, अकाउंटिंग की नींव होती है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर वही पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग की नींव क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब है जब भी आप अकाउंटिंग करने जाएंगे तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही क्या कहा गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कन्वेंशन के अंदर हम 12 कन्वेंशंस पढ़ेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं कि ये कुछ एजम्पशन होंगी जो हर कोई पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कोई ये एजम्पशंस एज्यूम करके चलता है। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये एजम्पशंस लेके चलेंगे। अभी क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और कन्वेंशन मतलब क्या है? कन्वेंशन का मतलब जैसे क्या लिखा हुआ है? प्रथा। प्रथा का मतलब पुराने जमाने से जो चला आ रहा है। अब पुराने जमाने में भी अकाउंटिंग तो होती थी ना। मुंशीगिरी सुनी है भाई? राजा महाराजाओं के जमाने में मुंशी हुआ करते थे, वो सारे की सारे क्या करते थे? लेख हिसाब किताब लेख रेख करके रखते थे। तो वैसे ही धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए अकाउंटिंग के अंदर, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी? कन्वेंशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल मतलब ये हर व्यक्ति फॉलो करता है जो भी कॉमर्स पढ़ता है या जो भी बिजनेस के अंदर है, तो वो कॉन्सेप्ट्स को, ये अजम्पशंस को फॉलो करेगा। इसको याद करने का तरीका क्या है? GCA। जी का मतलब गोइंग कंसर्न। पहला अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न। हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन का मतलब तो पता है ना, मानते हैं। हम क्या मानते हैं? कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है? अब बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमें उसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, या हमें उसे बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्लियर है जी? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पता है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली करते रहो, यही होता है ना कंसिस्टेंसी का मतलब। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने बिजनेस के अंदर कोई एक रूल फॉलो किया तो पूरे साल भर आप वो सेम रूल ही फॉलो करोगे, उसके अलावा कोई और रूल नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर चेंज करेंगे, हर महीने हम क्या कर रहे हैं? रूल चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आना होगा वो क्या आएगा? गलत आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? सेम रूल हमेशा एक साल में, अगर एक साल में सेम रूल फॉलो करना है। वैसे एक साल से ज्यादा अगर आप करते हैं तो बेटर है, बट एक साल तो आपने जो स्टार्टिंग में रूल फॉलो किया वही फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन आप निकालने जाएंगे, अभी डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है, उसके अंदर 2 तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, दूसरा होता है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो जो हमारी बेस वैल्यू होगी, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी, तो हर साल 1 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके अंदर हम वो लगाते हैं। लेकिन WDV मेथड के अंदर क्या होता है, हर साल एक सेम वैल्यू पे, 1 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी, पहले साल मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख पे, कितना आएगा? 10% डेप्रिसिएशन, 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो अब 10,000 मैंने पहले साल लगाया डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल नीचे आ, चलो इसको
हाँ यहाँ देख लेते हैं कि भाई ये मेरी मशीनरी मैंने खरीदी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल में मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, पहले साल में मेरा डेप्रिसिएशन लग गया 10,000। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 मेरी मशीनरी की वैल्यू है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यहाँ पर मेरी मशीनरी की वैल्यू अब कितनी बची, 90,000 बचेगी। तो WDV मेथड क्या कहता है कि आप जो एक्चुअल में वैल्यू बची उस पर लगाओगे। अब इस पर हम 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो दूसरे साल मेरा डेप्रिसिएशन क्या निकल के आएगा, 9,000। फिर अब कितनी वैल्यू बचेगी, 81,000 रुपए मेरी वैल्यू बचेगी मशीनरी की। फिर इसके ऊपर और डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, ये होता है। बाकी SLM मेथड क्या होता है, SLM मेथड के अंदर आप हर साल 10,000 लगाओगे, हर साल 10,000 का जो एक्चुअल वैल्यू है, बेस वैल्यू के ऊपर ही हम लगाते हैं हमेशा। बट इसमें क्या है, जो एक्चुअल मशीनरी की वैल्यू है उस पर लगाते हैं। तो अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया है तो हर साल आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करोगे। ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्लियर है जी, समझ में आया? जो नए हैं उनको थोड़ा नहीं आ सकता है समझ में, कोई बात नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भैया आज तो हमें समझ में नहीं आया, कल से हम आएंगे नहीं, तो ये मत करना। जो आपके पिछले चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे, छुट्टी वुट्टी में हम कवर करवा देंगे सारे चैप्टर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूवल क्या है, आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक्रूवल बेस और कैश बेस। एक्रूवल बेस का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन बस होनी चाहिए, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बस, पैसे आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं। कैश बेसिस क्या कहता है कि अगर कैश में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी को आप रिकॉर्ड करोगे। लेकिन एक्रूवल बेसिस क्या है, ट्रांजैक्शन अगर हो गई तो उसे हम किताब के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। कौन सी किताब में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक के अंदर। कौन सी किताब के अंदर, ट्रांजैक्शन सारी की सारी हमारी उसी बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। क्लियर है जी? तो ये क्या, ये तीनों समझ में आ गए? इसके अंदर कुछ भी डाउट? गोइंग कंसर्न का मतलब है हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें उसे बंद करने की कोई इच्छा नहीं है, चलने दो जब तक चल रहा है। लेकिन कभी भी बंद हो सकता है ना, फैक्ट्री में आग लग गई, मेरे को लॉस हो गया, खत्म बात, बिजनेस खत्म। तो बट ये एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशंस है। और किसी का कोई डाउट? लेजर, लेजर जैसे जर्नल में क्या होता है, जर्नल एंट्री, आप जर्नल में क्या करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं। तो जर्नल बुक मान लीजिए एक आपकी बड़ी बुक है, जैसे ये बड़ी किताब है, कॉपी है ना, ये किताब मान लो बड़ी बुक है। इस बुक के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सारी की सारी अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इस बुक के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, डेली मेरी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, मैं सब इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन आता है, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखना है, सपोज परचेज की मेरे को सिर्फ ट्रांजैक्शन देखनी है कि इस महीने कितना परचेज हुआ, तो मैं क्या करूंगा, एक एक पेज पलट के देखूंगा क्या आज इतना परचेज हुआ फिर इतना परचेज हुआ, पॉसिबल नहीं है ना ये चीज करना। इसलिए हम क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं हर ट्रांजैक्शन का। परचेज है तो परचेज की, अब इस किताब में से छोटी छोटी किताबें हमने बना दी, तो परचेज का अकाउंट अलग, कैश का अकाउंट अलग, सेल्स का अकाउंट अलग, उसे कहते हैं लेजर। बात खत्म। तो ये अजम्पशन समझ में आ गई? अच्छा जी, अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं। एक कितने मार्क्स में आ जाता है, 1 से 3 मार्क्स के। फीचर्स का मतलब भैया काम क्या करता है अकाउंटिंग। तो पहला है अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है, इंसानों ने बनाया, भगवान ने बना के नहीं दिए। किसने बनाया है, इंसानों ने। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। सो के नहीं आया क्या? तो यहां पर क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने रूल एक बार फॉलो कर लिया तो उसे मैं चेंज नहीं कर सकता।
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड को हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको गैप बोलते हैं। कि भाई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं, वो जनरली जितने भी वर्ल्ड के अंदर इसे फॉलो किया जाता है, या जनरली इसे फॉलो करते हैं लोग। कुछ कुछ अलग अलग लगा देते होंगे, बट जनरली इसे फॉलो किया जाता है। फिर नेसेसिटी क्या है, अब जरूरत क्या है हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ने की, या इसको फॉलो करने की क्या जरूरत है। बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाए या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए बिना भी तो हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरत क्या है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग, हमारा अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, पढ़ाया था ना, वाई हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, या अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, बैलेंस शीट जानने के लिए, भैया एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। मेनली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम कर रहे हैं ना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कब आपकी अच्छी बनेगी, जब आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। क्या हो रहा है भैया, मैं कोई और रूल, हर साल में अलग अलग रूल फॉलो कर रहा हूं, तो क्या उससे कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हर साल गलत आएगी। तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए और कंपैरिजन को इनेबल करने के लिए। मतलब भैया अगर आपने एक साल कोई रूल फॉलो किया, सारे बिजनेस क्या कर रहे हैं, कुछ सारे बिजनेस सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी ना। स्कूल के अंदर आपकी सेम ड्रेस होती है, अब हर बच्चा अलग अलग पहन के आया तो क्या वो रहेगा यूनिफॉर्मिटी, नहीं रहेगी। क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर अब यूनिफॉर्मिटी जब रहेगी, जब सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम सेम रूल्स एंड रेगुलेशन करके हमने फॉलो किया है, तो उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा सेम है। तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने इस साल कमाया 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट, अगले साल मुझे लॉस हुआ, तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूं ना, क्योंकि मैंने सेम रूल फॉलो किया इस साल भी अगले साल में। और मैं दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि उसने और मैंने सेम रूल्स फॉलो किए। तो इसलिए कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। अगर दोनों ने अलग अलग रूल फॉलो किए होंगे तो कंपेयर करना मुश्किल है। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। समझ में आया क्या? आगे बढ़े। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए, अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कन्वेंशन है उसका क्या नाम है, बुक लाया है तुम में से कोई सा? सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे पहले ही मैंने बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक है, ये बिजनेस ये रहा, बिजनेस का मालिक ये रहा, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति। ये कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। दोनों को हमें सेम नहीं मानना है। और क्या कहता है, अब जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे ना, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मालिक हैं, तो हम मालिक के नजरिए से नहीं करेंगे, हम किसके नजरिए से करेंगे, बिजनेस के नजरिए से। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने परचेज किया, किसने परचेज किया, बिजनेस ने परचेज किया और कैश में पेमेंट करी। इधर आओ, बिजनेस ने परचेज किया और कैश में पेमेंट करी, 10,000 का माल खरीदा। अब माल मेरे पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पास माल आया और पेमेंट गई, तो पैसा कम हुआ और माल क्या आया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है।
और वो तो मैंने बता दिया कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक क्या होता है, सेपरेट होते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अंदर हम ये जानते हैं। अब सेपरेट लेने का मतलब क्या है भैया, क्वेश्चन आता है कि दोनों सेपरेट हम क्यों रखते हैं, दोनों सेम भी तो कर सकते हैं, मालिक और बिजनेस दोनों सेम हो सकता है। तो सेपरेट क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस आप देखेंगे तो मालिक क्या कर रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे तब तक बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। तो मालिक जब पैसा लगाता है तभी तो बिजनेस स्टार्ट होता है। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बिजनेस को मालिक क्यों बिजनेस करता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कौन देगा, बिजनेस देगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं, मालिक और बिजनेस जो है दोनों अलग अलग है। आपने लायबिलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि ऑनर को क्या कहते हैं, ऑनर इंटरनल लायबिलिटी है, बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी है। ठीक है, अच्छा जी। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ या ना बोल लो, सो के आ रहे हो सारे। अगला क्या है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, हमने जैसे हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग के प्रोसेस पढ़े थे, उसके अंदर क्या पढ़ा था, IMR CSAC, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग। IMR, आई का मतलब आइडेंटिफाई, ट्रांजेक्शन को पहले हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसे मेजर करते थे, वहीं से आया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसे आप चेक करोगे मनी की फॉर्म में है या नहीं है। ये क्या कहता है, अकाउंट। ठीक है, अगर मनी की फॉर्म में होगी तो ही हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जो नंबर की फॉर्म में होता है उसी को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, मनी की फॉर्म में होगा तो ये हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज। तीसरा देखिए, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन मान लो। अब बिजनेस मान लो यहां पर मैंने शुरू किया और खत्म हो रहा है यहां पर। ठीक है, बिजनेस मैंने शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए बिजनेस मैंने शुरू किया आज 2025 में मैंने शुरू किया बिजनेस, और मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है 2035 के अंदर, सपोज हम मान रहे। तो ये जो बिजनेस की पूरी ये क्या है, लाइफ है, यहां से लेकर वहां तक पूरी की पूरी बिजनेस की लाइफ है कि इतना लंबा 10 साल तक चलेगा। तो बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे पीरियड आपको दिख रहे हैं, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पीरियड। और ये जो पीरियड होता है जनरली कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, यानी कि 12 महीने का होता है। तो इसी को, ये जो 12 महीने का पीरियड है, जो बिजनेस की लाइफ को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड आपका जो होता है वो जनरली हम क्या देखते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। कितना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जनरली होता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब आप किसके अंदर, कॉमर्स के बच्चे हो, तो आपके लिए जनवरी से साल शुरू नहीं होगा, कब से शुरू होगा, ठीक है। हर बिजनेस 31 मार्च को अपना जो बिजनेस की सारी चीजें क्लोज करता है, और नए साल से 1 अप्रैल से अपना नया जो साल है वो शुरू करता है। हर बिजनेस ये करता है। तो हमें भी क्या देखना है, अकाउंटिंग पीरियड जनरली इसी साल को माना जाता है। ठीक है जी। अब आइए चौथा पॉइंट क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, डिस्क्लोज करने का मतलब बताना है आप, कि ऐसा नहीं है। अब जैसे हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिंग टू द यूजर के अंदर
कि हम यूजर को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम यूजर्स को डिस्क्लोज करते हैं क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करके बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने छुपा लिया कुछ, आपको लॉस हो रहा है, आपने वो छुपा लिया, आपने दिखाया नहीं, आपको वो भी दिखाना है। तो ये कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसका एग्जांपल है कॉन्टिंजेंटी लायबिलिटी। आर का मतलब हमेशा याद रखना रट्टा मार। तो इसका एग्जांपल क्या है, कॉन्टिंजेंटी लायबिलिटी। ये होता क्या है, ये आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझ में आएगा नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। बस इसका एग्जांपल याद रखो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एग्जांपल क्या है, कॉन्टिंजेंटी लायबिलिटी। ये लायबिलिटी ऐसी होती है जो कि हमें दिखाना पड़ता है। वैसे तो सारी चीजें दिखानी है लेकिन इसको भी। इसके बाद आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब क्या है, आप जो अभी तक मटेरियल पढ़ता है, मटेरियल का मतलब वस्तु नहीं, वो नहीं है, धातु वो नहीं है। मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो लोग, एक मोची है, मोची जानते हो ना जो जूते वगैरह सिलता है, और एक है हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब। तो मोची के 100 रुपए क्या हो गए, गुम हो गए, ठीक है, और वहीं पे अंबानी भाई साहब के 100 रुपए गुम हो गए, खो गए। भाई रास्ते में जा रहे थे, गिर गए पैसे। तो मोची का अगर 100 रुपए गिरेगा तो उसके लिए क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, क्या है उसके लिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंबानी भाई साहब के लिए अगर 100 रुपए गिर गया तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अरे 1 सेकंड के अंदर करोड़ों कमाते हैं हम, तो क्या है ये 100 रुपए। तो मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन आइटम इज डिस्क्लोज्ड इफ इट इज इंपॉर्टेंट। हम कोई भी आइटम कब डिस्क्लोज करेंगे, जब वो क्या होगा, मटेरियल होगा। मटेरियल का मतलब जब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बता दिया गया कि टी शर्ट कितनी थी, टी शर्ट का प्राइस कितना है, 999। क्या है, 999। तो 999 में को आपने बेच कितने में दिया, क्योंकि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा कमाना है, हमें ये माल निकालना है ना। आप जैसे दुकान वाले देखे होंगे ना, दुकान वालों को अपना जो माल होता है वो निकालना होता है, तो वो सस्ते दाम पे निकाल देते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि हमारे को क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैसा है, पैसा आएगा फिर नया माल लेके आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए सस्ते दाम पर निकाल दिया। जैसे इसमें क्या है, इसमें ये ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे। क्या कर रखें, राउंड ऑफ करके लिखेंगे ताकि हम उसे रिकॉर्ड कर पाए। तो सिंपल है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगा उसी को लिखना है, उसी को रिकॉर्ड करना है। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे। अच्छा जी, आइए, ये लिमिटेशन में हमने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, यही लिमिटेशन के अंदर हमने पढ़ा था। क्या कह रहा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग कभी भी, अकाउंटिंग के अंदर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं लेते हैं, ये कहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक चलो मान लो मशीन भी खरीदी, ठीक है, मशीन की कीमत है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख में जब मैंने खरीदी तो मैंने उसको किताब के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। अब उसकी वैल्यू भले ही मार्केट के अंदर कितनी हो, 90,000 हो या 99,000 हो, लेकिन मैंने तो कितने में खरीदी, कितने में खरीदी, 1 लाख में। तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, 1 लाख रुपए रिकॉर्ड करूंगा। तो हिस्टोरिकल वैल्यू है, ये क्या है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, इसे मैं इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग। जिस वैल्यू पे आपने खरीदा आप उसी को सिर्फ क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अब मेरे खरीदने के बाद मैंने 1 लाख में मशीनरी खरीदी, कल उस मशीनरी का प्राइस हो गया, क्या हो गया, और कम हो गया, 80,000 रुपए हो गया। तो 80,000 मार्केट प्राइस हुआ ना, मैंने तो कितने में खरीदा, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां पर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है मार्केट प्राइस को क्या करते हैं हम,
इग्नोर करते हैं, जितने में आपने खरीद लिया उतना ही आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी, बात खत्म। चलो अगला देखो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। यहाँ आओ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या देगा। अभी हमने मशीनरी खरीदी कितने में, 1 लाख में, ठीक है जी। अब 1 लाख में मशीनरी खरीदी, तो अब उसको मैंने मस्त यूज कर लिया, 5-6 सालों तक यूज कर लिया। तो पहले उसका मार्केट प्राइस इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर मार्केट प्राइस घटते जा रहा है। तो अब मार्केट प्राइस इतना है, तो मार्केट प्राइस जब इतना हुआ तो मैंने मशीनरी को बेच दिया। रियलाइजेबल का मतलब मैंने मशीनरी को बेच दिया। तो जिस प्राइस में मैंने मशीनरी को बेचा, उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू या रियलाइज्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे, रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेबल प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जिस वैल्यू पर फिक्स्ड एसेट को सेल करोगे, उसी वैल्यू को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जब मैंने खरीदा था तब मैंने क्या लिखा, 1 लाख लिखा। तो जब मैं बेच रहा हूं, जिस वैल्यू पर मैं बेच रहा हूं, मैं उसको यहां पर लिखूंगा। सेल किया तो अब मैं यहां पर तो मैंने लिखा परचेज वाला, परचेज्ड मशीनरी। अब मैंने बेच दी, तो अब मैं क्या लिखूंगा, सेल मशीन। ठीक है जी, और कितना डाल दूंगा, पैसे। तो मैं क्या करूंगा, सेल वाला जो जितने पे अमाउंट में मैंने सेल किया है वो लिखूंगा। तो रियलाइजेबल प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस अमाउंट पे आपने बेचा उसको आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि जिस मार्केट प्राइस जो है उस पे लिखना है, नहीं, जिस पे बेचा उसी को लिखें। क्लियर, आगे देखो, अगला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो चलो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, अच्छा ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कुछ लॉस हमें होने वाला है और वो मेरे को पता है कि ये लॉस होगा, तो उस लॉस को मैं लिखूंगा। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है और मेरे को पता है कि वो प्रॉफिट होने वाला है, तो उसे मैं लिखूंगा नहीं। मतलब एक्सपेक्टेड लॉस को आप रिकॉर्ड करोगे और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैड डेप्ट है, डेटर है। डेटर कौन होता है, वो व्यक्ति है जिसे आप उधार में माल बेचते हो। अब उधार में आपने बेचा, उससे पैसा आएगा आपके पास, तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन अब आपको लग रहा है, जैसे कुछ दोस्त यार होते हैं तुम्हारे, उसको आपने उधार में पैसे दे दिए। अब वो इतना कमीना बोल लो या हरामी बोल लो कि वो पैसे, आपको पता है कि वो पैसे अब लौटाएगा नहीं, तो वो आपके लिए क्या है, बैड डेप्ट है। क्या है वो, आपको पता चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक्सेप्टेड लॉस है, तो वो बैड डेप्ट है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपका अगर कोई भी प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि स्कूल आप जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में अगर आप जाते हैं तो पैसे मिलते हैं, वो क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मिलेंगे तो कब मिलेंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, यही कहता है। यहां पर देखो, प्रूडेंस प्रोवाइड फॉर का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करना। किसको रिकॉर्ड करेंगे, एंटिसिपेटेड लॉस। एंटिसिपेटेड लॉस का मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉस है हमारा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो हमारा एंटिसिपेटेड, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बोलता है कौन, प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है जी, प्रूडेंस प्रिंसिपल का एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हम बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब क्या है कि ये हमें पता होता है कि ये व्यक्ति पैसा लेके मेरा भाग जाएगा, मेरे को नहीं देगा, तो उसके लिए हम पहले से ही लॉस में दिखा देते हैं कि ये मेरा लॉस है, बात खत्म। ठीक है जी, समझ में आ गया प्रूडेंस।
बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, खिचड़ी बहुत पक सकती है। अच्छा जी, मैचिंग प्रिंसिपल देखते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड, इस प्रिंसिपल का क्या कहना है कि अगर जो आपने खर्चा इस साल किया है, आप सिर्फ उसी खर्चे को लिखोगे। आपने अगर इस साल का खर्चा नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रीपेड एक्सपेंस सुना है क्या होता है? भाई आपने खर्चा कर दिया अगले साल का भी, तो अगले साल का खर्चा कर दिया ना पहले, तो ये क्या कहता है कि आप क्या करोगे, जो खर्चा सिर्फ सेम ईयर का हुआ है उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करोगे। अगले साल का जो आपने इस साल खर्चा किया उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां तक हमारा साल खत्म हो रहा है, तो इस साल में मैंने जो भी खर्चे किए हैं उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है इस साल में जो मैच हो रहा है खर्चा उसी को आप रिकॉर्ड करें, बस। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। इसी साल, इस साल जो खर्चा हुआ है उसी को हम रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल हमारा खर्चा होता है। क्या होता है? हर साल हमारा ये खर्चा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इसी प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अगर मैं बोल दूं डेप्रिसिएशन की मैं अगले साल खर्चा लगाऊंगा, अगले साल का भी मैं इस साल लिख दूं, तो वो काम का नहीं है। हम क्या करेंगे, इस साल का जो खर्चा है उसको इसी साल लिखना होता है। चलिए आइए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को मैंने जैसे पहले ही बताया, कर ले। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपका चैप्टर 5 है। ये पहले चैप्टर में भी मैंने इसके बारे में बताया था। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं। ये क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप गए स्टेशनरी की शॉप पे गए आप, ये हो आप, आपने कहा अंकल अंकल मेरे को क्या दे दो, नोटबुक दे दो। इसने आपको नोटबुक दी, बदतमीजी नहीं, और आपने इसके बदले में इसको क्या दिए, पैसा दिया। कितना रुपए? 50। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, क्या हुई है? ट्रांजैक्शन हुई। तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट, आपके पास नोटबुक आ रही है और पैसा जा रहा है। दो एस्पेक्ट। नोटबुक आने को हम क्या बोलेंगे, डेबिट, और पैसे जाने को, जो आता है वो क्या है, डेबिट, और जो जाता है, अभी और अच्छे से पढ़ोगे आगे, बस अभी के लिए इतना ही समझ। तो क्या है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है। क्लियर है जी? इसका एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल माइनस कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन लायबिलिटी कौन सी? आउटसाइडर लायबिलिटी, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी होती है। ठीक है जी, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, हाँ अभी लेंगे लोग। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को रिवेन्यू हो रहा है, रिवेन्यू का मतलब पता है ना, फायदा हो रहा है, फायदा, तो फायदा या जो भी पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो उसको मैं कब रिकॉर्ड करूं, क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक साल है। इस साल में मेरे को यहां पर क्या हुआ, मैंने गुड्स बेचा, सामान बेचा मैंने कितने में, 10,000 में, लेकिन उधार में बेचा। कैसे बेचा? ये मेरी रिवेन्यू है, लेकिन एक्चुअल में मेरे को पैसा कब मिल रहा है, 13 तारीख। उधार में मैंने बेचा लेकिन पैसा कब मिल रहा है,
13 अप्रैल को मिल रहा है, मैंने बेचा था मार्च में। तो ये क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जिस डेट को आपको रेवेन्यू हुआ हो उसी डेट को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अगर मेरे को रेवेन्यू 28 मार्च को है तो मैं 28 मार्च को किताब के अंदर डालूंगा, ना कि 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को तो पैसा आ रहा है ना, रेवेन्यू तो मेरा कब हो गया, उसी टाइम पे। क्लियर है जी? अच्छा पढ़ा रहा हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरीफिएबल, ये ना वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एज अ एविडेंस के लिए हमारे लिए क्या होता है, नहीं, हाँ, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपके पास उसके लिए एविडेंस होगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप आगे चल के अकाउंटिंग वगैरह की जॉब करते हैं, क्या हो रहा है, बैठ जा भाई। हाँ जी, ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपके पास उसके लिए एविडेंस हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप जब आगे जाते हैं, आगे आप अकाउंटेंट वगैरह की अगर मान लो जॉब करते हो या आप इंटर्नशिप भी करोगे ना, तो आपको बोला जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। तो आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपके पास उसका बिल नंबर होगा। हर ट्रांजैक्शन का आपको इनवॉइस मिलती है, ठीक है। तो इनवॉइस क्या है, एविडेंस है। ट्रांजैक्शन हुई है नहीं हुई है हमें कैसे पता चलेगा, उस एविडेंस से। तो एविडेंस जब होगा तभी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे प्रिंसिपल खत्म, चैप्टर चौथा। अब आप मेरे को बताइए, तो तीसरा चैप्टर, तो इसके अंदर कुछ भी डाउट है पहले आराम से देख ले रहे हैं एक एक करके। अब मैं, मेरे साथ रिवाइज करना है, ठीक है। दिमाग यहीं पे रखना है, पड़ोसी के पास नहीं रखना है। इधर आ जाओ। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पेज। इतनी तेज आवाज होनी चाहिए, ये वाले हिल जाए सारे के सारे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, बोलो बोलो, क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर हम कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और उसके अंदर क्या हम देखते हैं कि भैया जो कन्वेंशंस चलते आए हैं, प्रथा चलती आई है, उससे जो रिजल्ट निकला है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताइए। पहला एजम्पशन क्या है, क्या होता है इसका मतलब, हम क्या मानते हैं, मेरे को बोल रहे, हम क्या मानते हैं, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, इसको रोकने का इंटेंशन, ये बात। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक रूल अगर आपने फॉलो किया तो उसको कंटिन्यूअसली। अक्रूवल क्या कहता है, जब ट्रांजैक्शन हो जाए तब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आए ना आए उससे मतलब। ठीक है जी, क्या बात है, अब मजा आ रहा है ना, सब सो रहे हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताइए, पहला क्या है, किसने बनाया रूल्स, ये इंसानों ने, भगवान ने। आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आगे बोलो, जो ये रूल्स होते हैं ये जनरली हर कोई एक्सेप्ट करता है। अगला देखो, थोड़ा स्लो बोलना, अगले वाली क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी।
नेसेसिटी क्या है भैया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ने की या इसको फॉलो करने की जरूरत क्या है? पहला पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, फिर बताओ। प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या बन जाएगी? अदरवाइज वो यूजलेस है। क्या है वो? कोई काम की नहीं है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मदद से ही हम क्या कर पाते हैं? कंपैरिजन कर पाते हैं, और इसी की मदद से क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी आपकी मेंटेन रहती है। समझ में आया? अब थोड़ा सा तेज हो जाए। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस और बिजनेस का मालिक। और हम अकाउंटिंग करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये हुई ना बात। आगे देखो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो मनी की फॉर्म में। और क्वालिटेटिव को हम क्या करते हैं? क्वालिटी नहीं देखता है। अगर ये ईमानदार है, इसको मैं नहीं देख रहा, अच्छा भाड़ में। अकाउंटिंग क्या करता है? ऐसा करता है। ठीक है, बुरा तो नहीं मान रहा। आइए तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? हमारे बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं। उन छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं? और जनरली पीरियड कितने महीने का होता है? 12 महीने का, मतलब 1 साल। और पीरियड, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? अकाउंटिंग पीरियड शुरू कब होता है? खत्म खत्म सब। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करोगे। है लड़के? आगे बताइए, मटेरियल प्रिंसिपल। मटेरियल का मतलब क्या है? आराम से, मटेरियल का मतलब क्या है? आगे बताओ। जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला बताइए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के अंदर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को क्या करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है उससे मतलब नहीं है। हमने जिस पैसे में, जिस कॉस्ट में हमने कुछ भी खरीदा है, उसी को हम रिकॉर्ड करें। बात खत्म। रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? जिस कॉस्ट पे आपने बेचा है फिक्स्ड एसेट को, उसी कॉस्ट पे आप क्या करोगे? बात खत्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है? कि एक्सेप्टेड लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड। ये हुई ना बात। और आगे बताइए, मैचिंग प्रिंसिपल। जिस साल खर्चा हुआ है उसी साल के खर्चे को हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल के खर्चे को हम। अगला बताइए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के कौन कौन से? डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब? जैसे गर्लफ्रेंड कब आएगी? जब पैसा। और छोड़ के जाती है तो वो तो बात ही अलग। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताइए। हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? हमारे को फायदा हुआ है, पैसा आया है, कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस डेट को रेवेन्यू हुआ हो। पैसा कभी भी मिल रहा हो उससे मतलब नहीं है। अगर रेवेन्यू 28 मार्च को हुआ है तो 28 मार्च को ही मैं रिकॉर्ड। ये बात। अगला लास्ट, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। भैया हर ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करते हैं? जब उसके लिए हमारे पास एविडेंस होता है, प्रूफ होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस का मतलब पता है ना, एक पर्चा आपको मिलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, खत्म।